अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ा आदमी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सकलैन। जैसे कि आपको पता है कि बड़ा आदमी के नाम से हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि बड़ा आदमी कैसे बना जाता है और बड़ा आदमी कहते किसे हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, जिनसे गुफ्तगू करते हुए हम इस बात पर पहुँचे कि तरबियत का क्या अमल दखल होता है एक बच्चे को बड़ा आदमी बनाने के लिए। क्या तरबियत पैदा होते ही शुरू हो जाती है? तो उन्होंने बताया कि तरबियत पैदा होते ही शुरू हो जाती है। बच्चा अपने माँ बाप को जो करते देखता है वो सीखता है, नसीहत से ज़्यादा वो अपने माँ बाप की एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर, आपने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई पिछले प्रोग्राम में, आज भी आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। आज मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, किस उम्र में उनको तालीम दिलवानी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, तालीम की जो तारीफ़ है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे ख़्याल में एक बच्चा अगर बहुत छोटी उम्र में ABCDE सीख लेता है और उसको पता लग जाता है कि CAT कैट और BAT बैट है और RAT रैट है, तो हम समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा अच्छी तालीम में बड़ा अच्छा जा रहा है। हम फ़ौरन उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि 2 जमा 2 4 है और उसको एक टेबल मेमोराइज़ करा देते हैं, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो वो बड़ा अच्छा है। और उसको ये कहना शुरू कर देते हैं, व्हाट इज़ दिस, कहते हैं दिस इज़ माई नोज़, व्हाट इज़ दिस इज़ माई आइज़। ये अच्छा, फिर हम वो जो बच्चा थोड़ा सा सीख जाता है तो हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं तो हम सबको बच्चे को प्रेजेंट करके कहते हैं, इधर आओ बताओ, वेयर इज़ योर नोज़, दिस इज़ योर नोज़। और वो सब लोग कहते हैं ये तो बच्चे की बड़ी अच्छी तालीम हो रही है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो हमने उसे ज़िंदगी गुजारना सिखाना है। जो मेन तालीम है, उसकी बुनियादी तालीम ये है कि उसको ज़िंदा रहते हुए, अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जो चैलेंजेस आएंगे, जो मसाइल दरपेश होंगे, जो उसको मुख्तलिफ तजुर्बात होंगे, उसको वो कैसे सीखता है। जी। जिसको हम तालीम कहते हैं वो सिर्फ उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है, और वालिदैन के जहन में और पूरे निज़ाम के जहन में ये होता है कि बच्चे को तालीम इसलिए दी जा रही है कि बच्चा उसके ज़रिए से रोज़गार कमा सके। बिल्कुल। वालिदैन को और पूरे तालीमी निज़ाम को और हमारे पूरे सिस्टम को और इसके माइंडसेट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तालीम का मकसद, बुनियादी मकसद, और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक लफ्ज़ था जो एक ज़माने में बहुत तालीम के साथ इकट्ठा बोला जाता था। तालीम अकेला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था तालीम व तरबियत। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं तालीम पर। और जितना ज़माना मटीरियलाइज हुआ है, जितना ज़माना कमर्शलाइज हुआ है, जितनी पैसे की दौड़, स्टेटस की दौड़ ये बढ़नी शुरू हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मॉडल्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो पैदा होते ही बच्चे के माँ बाप के जहन में ये होता है और पूरे सिस्टम के जहन में ये होता है कि इसके रोज़गार हासिल करने की स्किल्स इसको कैसे सिखाई जाए। आप देखिए ना, किसी भी वालिद से, आप औलाद से, यानी पेरेंट्स से ये पूछें कि भाई आपका बच्चा कैसा जा रहा है, तो उनके जहन में ये होता है कि इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये क्लास में फर्स्ट आ रहा है, इसकी वजह से इसके FSC में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जिसकी वजह से इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको नौकरी मिल जाएगी। और अगर कोई अपनी ग्रोन अप औलाद के बारे में किसी से पूछे कि आपके बच्चे माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो बड़ा बेटा है ना वो डॉक्टर बन गया है, और जो बेटी है ना वो बेटी माशाल्लाह जो है ना वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो इंजीनियरिंग बन गई है, और जो छोटा है उसका MBBS में नहीं हुआ था दाखिला, उसका BDS में हो गया है। तो बहुत शोर तो मचाती रही, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, कि BDS करने के बाद भी बड़ी ज़बरदस्त आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपनी जॉब खोल सकते हैं। ये पूरी कहानी तैयबा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हमें तालीम को सिर्फ पैसा कमाने और जॉब को हासिल करने की स्किल के तौर पर नहीं लेना चाहिए। लिहाजा बच्चे ने, कौन सा बच्चा ऐसा है जो CAT कैट अल्टीमेटली नहीं सीख लेगा, और कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको अल्टीमेटली ये नहीं पता लगेगा कि 2 4s are 8। तो इसमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी तालीम जो पेरेंट्स बच्चों को दे रहे होते हैं वो सिर्फ मेमोरी होती है, और मेमोरी सिर्फ तालीम नहीं है। सिर्फ याददाश्त। देखिए ना, जैसे ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को हम राइम्स याद करा देते हैं,
छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र भी है, तो हमारे ज़हन में एक बड़ा प्रेशर होता है कि हमने बच्चों को मजहबी तालीम देनी है। तो बच्चा अभी तोतली ज़बान में बोल रहा होता है तो हम बहुत सारी उनको आयात याद करा देते हैं और फिर फ़ख्र से कहते हैं दुआए कुनूत सुनाओ, अच्छा नमाज सुनाओ, अच्छा फ़लाँ वाली सूरत सुनाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ये आए, हमें बच्चों को ज़रूर मजहबी तालीम देनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ हमें इस बात से फ़र्क करना चाहिए कि मेमोरी तालीम नहीं होती, याददाश्त तालीम नहीं है। अगर एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ज़बानी याद हो गई हैं तो ये तालीम नहीं है। फिर तालीम क्या है? तालीम ये है कि बच्चे के अंदर छुपा हुआ जो हुनर है, बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों का बच्चे को पता लग जाए कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, ये तालीम है। लिहाजा एक आम बात ये होती है, माँ बाप कहते हैं सारा दिन तुम खेलते रहते हो, सारा दिन तुम खिलौनों के साथ लगे रहते हो, सारा दिन तुम प्लॉट में मिट्टी में खेल रहे हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम ये छोड़ो और ये किताब लो, पढ़ना शुरू करो। हम उसे ये कह रहे होते हैं कि तुमने अपने अंदर के हुनर को एक्सप्लोर करने का जो ये काम शुरू किया हुआ है, ये फजूल काम छोड़ो। अच्छा। और तुम चीजें याद करनी शुरू करो। ओके। तो जिस वक्त एक छोटा सा बच्चा एक प्लॉट में पत्तों को देख रहा है और पत्तों, वहां एक तितली जा रही है और तितली को देख रहा है कि कैसे उड़ रही है, कैसे उसके पर बंद हुए हैं, कैसे उसके पर खुल गए हैं, फिर उसने हाथ मारा, उसके हाथ मिट्टी से गंदे हो गए, फिर उसने हाथ को साफ किया, ये सब कुछ तालीम है और तरबियत है। और बच्चा खुद तजुर्बा करके ये सीखने की कोशिश करे। माँ बाप का काम सिर्फ ये है कि वो उनके लिए इस तालीम, ये क्लासरूम है, प्लीज याद रखिए, ये जो ग्राउंड है और ये जो उसके घर का कमरा है, ये जो उसके खिलौने हैं, ये जो आपके घर की छत है, ये जो पार्क है, ये क्लासरूम्स हैं। यहां से वो जिंदगी को सीख रहा है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बच्चों को स्कूल, ये आप खुद फैसला करें कि बच्चों को आपने कब स्कूल डालना है और देख लीजिए कि क्या एक सिस्टम है, लेकिन मेहरबानी करके जो बच्चों की रियल तालीम है उससे बच्चे को अलग मत कीजिए। बच्चा हमेशा चीज़ों को खुद परख के देखता है। तो वालिदैन का क्या काम है इस सारे में? मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को बिल्कुल छोड़ दें, एक इस किस्म का सिस्टम बनाएं जिसमें वो बच्चा सेफ हो। जैसे वो घर में कोई चीज़ देख रहा है, एक बिजली का स्विच है, तो आपने कोई ऐसी मैकेनिज्म बनानी है कि कहीं वो सीखने के चक्कर में उस स्विच में अपनी उंगली न डाल दे। इसी तरीके से कोई खारदार झाड़ियां हैं उसके अंदर, लेकिन बच्चे को अपने तजुर्बात खुद करने दें, यही तालीम है। और जब बच्चा अपने तजुर्बात खुद करता है तो उन तजुर्बात के दौरान उसको चीज़ों के बारे में मालूम होता है, उन चीज़ों के बारे में उसका रवैया क्या होना चाहिए वो मालूम, और असल में यही तरबियत। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बच्चों को पढ़ने का नहीं कहेंगे या फिर वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाएंगे, उनकी आदत बन जाएगी, तो इसलिए बच्चों को इन्फोर्स किया जाता है कि ये छोड़ो, पढ़ो, ताकि उनकी आदत डेवलप हो पढ़ने की ना। तो मैंने जैसे आपको अर्ज किया है ना कि आप इस आदत को भी जब तक फन बना के नहीं करेंगे ना, तो बच्चा इसको मुसीबत ही समझेगा। अब देखें तो एक बच्चे को कहते हैं कि जाओ तुम खेलो, कहता अच्छा मैं खेलूं। अब वो क्या कर रहा है? देखा जाए तो एक गेंद को दीवार पे मार रहा है, गेंद वापस आ रही, फजूल सा काम है ना। अगर बाजार देखा जाए क्या काम है, दीवार को मारा दीवार पे, उसी को कहें बैठ के पढ़ो तो उसको बहुत बोरियत महसूस हो रही है। क्यों भला? इसलिए कि हमने उसको मेमोरी को स्टफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं याद करो, ये उसकी मेमोरी को स्टफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसके लिए उसको एक तफरी नहीं बना रहे, उसको एक इंजॉयमेंट नहीं बना रहे। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बच्चों को आप किताबें पढ़ने को ना कहें या बच्चों को जो भी आपका कैरिकुलम है, लेकिन उसको एक इंजॉयबल इवेंट बनाकर अगर आप पेश करेंगे, अगर तो पढ़ो खबरदार आधे घंटे से पहले तुम उठे अगर ये पढ़ो, तो वो बच्चे के लिए उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो उसके लिए एक मुसीबत होगी, उसके लिए एक मजदूरी होगी उसकी। अगर आपने कभी देखा है पोलो की गेम होती है, तो पोलो की गेम पे घोड़ा होता है, घोड़ा भाग रहा होता है, घोड़े के ऊपर एक सवार होता है, तो जो सवार होता है उसके लिए वो गेम होती है, उसके लिए एक एंजॉयमेंट होती है, उसके लिए एक फन होता है। और जो घोड़ा होता है उसके लिए एक मुसीबत होती है। उस घोड़े को चाहे आप टांगे के आगे जोत दें, चाहे आप पोलो के ग्राउंड में कर दें, उसके लिए तो एक मुसीबत होती है। तो जब जिंदगी को और तालीम को हम बच्चों के लिए मुसीबत बनाकर पेश करेंगे और एक प्रेशर बना के पेश करेंगे, तो ये तो हो सकता है कि बच्चे की याददाश्त में कुछ चीजें महफूज हो जाएं, उसको पता याद आ जाए क्या होता है, लेकिन क्या उसकी वजह से उसकी जिंदगी तब्दील होगी कि नहीं होगी। तो मेहरबानी करके जो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारा तालीमी निज़ाम,
वो इन दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करे। ठीक है, उसको आपने एक सर्वाइवल स्किल सिखानी है, उसको बनाना है डॉक्टर, इंजीनियर, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है, जो भी आप बनाना चाहें बना रहे हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं बनना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी के फ़न को ना सीख सके। जब वो कहीं जब वो ज़िंदगी में जाएगा, उसने देखना है कि उसको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, उसने ये देखना है डिफ़िकल्ट लोगों को उसने कैसे मैनेज करना है, जब उसको चोट लगेगी तो उसने क्या करना है, जब उसको परेशानी होगी तो क्या करना है। जबकि वो जो हम याद करा रहे हैं उसके ज़रिए से सिर्फ उसको नौकरी मिलेगी जिससे उसको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि बच्चों को पेरेंट्स इन्फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, तो फिर उनको बोरियत लगती है, पढ़ना बुरा लगता है। तो इसी तरह से कुछ बच्चे भी हैं जो माँ बाप की बात ही नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, मतलब काफ़ी टफ टाइम देते हैं पेरेंट्स को। तो ऐसे बच्चों के उनको कैसे डील करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए? आपकी बात सही है कि कुछ बच्चों की, हर बच्चे के अंदर उसकी एक फितरी रुझान जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना कि एक बच्चा जिद कर रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पेरेंट्स का ये ख्याल है कि बच्चों को जंक फूड नहीं खानी चाहिए, चाहे वो खुद भी वैसे जंक फूड खा रहे हों, लेकिन बच्चे को फल खाने चाहिए। और वो अक्सर माएँ कहती हैं बच्चा फल नहीं खाता। अच्छा, अब उस या सब्जियां नहीं खाता, अब एक सालन के अंदर उन्हें कद्दू बनाए हुए हैं, आप उन्हें कहते हैं बेटा कद्दू खाओ, तो कहता है पापा मैंने नहीं खाना। अब कहते नहीं खाओ, मैंने नहीं खाना, सब्जियां खानी चाहिए, तो मैं उस दिन भी कहा था तुम क्यों नहीं खाते, खाओ। कहता नहीं मामा मैंने नहीं खाना। अच्छा, अब हम समझ रहे हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन जरा गौर से देखिए, क्या बच्चा जिद कर रहा है या माँ जिद कर रही है? आप उस बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखें तो असल में तो माँ जिद कर रही है। तो बहुत सी जो बातें हम ये कह रहे होते हैं ना कि बच्चे जिद कर रहे हैं, वो असल में बच्चे जिद नहीं कर रहे होते, वो हम जिद कर रहे होते हैं। वो हमने अपना एक वैल्यू सिस्टम बनाया होता है, हमारे जहन में बच्चे को ये करना चाहिए। हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर आप ये कहें कि अगर बच्चे को कुछ भी नहीं कहना और बच्चे को उसके हाल पे ही छोड़ देना है, और फिर ये एक सवाल आएगा ना, तो फिर वालिदैन क्या करें? इस सिलसिले में देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि हर घर के अंदर कुछ कवानीन और उसूल बने होने चाहिए, जिसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है, और आपके बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जी कि एक घर के अंदर कुछ उसूल, कुछ ज़वाबत बने हुए होने चाहिए, और बच्चों को और बड़ों को सबको उन उसूलों के ऊपर अमल करना चाहिए, और उस उसूल से कोई भी स्वे ना करे, ये सबके साथ डॉक्यूमेंटेड हो। जो बच्चे 1 साल के 2 साल के हैं वो तो देख देख के सीख जाएंगे कि हमारे यहाँ ये उसूल है कि 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और 10 बजे सब लोग सो जाते हैं। तो उन बच्चों को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बार बार याद भी कराना पड़े तो पेरेंट्स ये बता दें कि भाई हमारे यहाँ सब लोग 10 बजे सो जाते हैं, और उसका मतलब ये होगा कि 5 साल का बच्चा भी 10 बजे सो जाता है, 16 साल की बेटी भी 10 बजे सो जाती है, दादा अबू भी 10 बजे सो जाते हैं। आप खुद भी अपनी रजाई के नीचे से मोबाइल निकाल के मैसेज नहीं करते, फिर आप भी 10 बजे सो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसलिए ये एक बात, जब ये पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स कराता हूँ ना, और पिछले दिनों हमने बहुत सारी एक सीरीज की, तो कुछ वालिदैन ने मुझे बहुत गुस्से के फ़ोन भी किए। उसने कहा डॉक्टर साहब, ये आप लोग आपकी बातें सुन सुन के, और कुछ लोग आपके टिकटॉक्स में चोरी करके आपके छोटे छोटे क्लिप्स बगैर कॉन्टेक्स्ट के डाल देते हैं, और उसमें बच्चे तो हमें लाला के वो दिखाते हैं कि ये देखें आपने हमें डांटा, ये देखें ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो डांटना तो चाहिए नहीं बच्चे को, तो आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया। तो मैं इनको ये समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ और अर्ज करता हूँ उनसे कि देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बच्चों को आउट ऑफ डिसिप्लिन कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों की सब बातें मानी, बल्कि आगे शायद इसी प्रोग्राम में, या अगर मौका मिला तो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में हम इस बात को डिस्कस करेंगे ज़रूर एहतमाम के साथ कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। बल्कि आप इसको याद रखिएगा, कहीं नोट कर लें, तो हो सकता है किसी सीरीज में पूछें कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं और एकदम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं हरगिज आपको ये नहीं कहता कि घर के अंदर कोई उसूल नहीं होना चाहिए, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि जो भी बच्चा करता है उसको करने दिया जाए, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को पाबंदियों से आज़ाद किया जाए। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि जैसे ये कमरा है ना, ये इसकी लिमिट है, बच्चे को इजाज़त है इस कमरे में जो मर्जी करे, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। और हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा समझाया, कहने कि जो सिराते मुस्तकीम है ना, सिराते मुस्तकीम पुल सिरात नहीं है कि बाल के बराबर एक तलवार की तरह, सिराते मुस्तकीम एक रास्ता है। उस रास्ते में आप अपने मिजाज के हिसाब से, इधर भी चल सकते हैं, 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 लेकिन उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी तरीके से जो उसूल बनाया जाए वो एकदम
वो एकदम एक स्ट्रिक्ट उसूल नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि अगर यूं नहीं किया तो उसकी सजा होगी। वो एक ब्रॉड लिमिटेशंस है, लेकिन ऑब्वियसली उस लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना। तो इसी तरह हर घर के अंदर एक ब्रॉडर लिमिटेशंस बना ली जाएं, कुछ कवानीन बना लिए जाएं। मसलन कि नाश्ते में सब लोग नाश्ता इकट्ठा करते हैं, वो इसलिए किया जा रहा है कि सब लोग एक दूसरे की खैर खबर लें, हर एक की आपस में कम्युनिकेशन हो, और सबको पता हो कि नाश्ता कोई अपने कमरे में नहीं करेगा, सारे इकट्ठे करेंगे। इसी तरीके से ये उसूल इस तरह से होगा। ये तो वो डिसिप्लिन बना लिया जाए, लेकिन विद इन डिसिप्लिन बच्चों को अपने तजुर्बात खुद करने देने चाहिए। शुरू से डिसिप्लिन होना चाहिए, घर में इन्फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों पे कुछ भी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप इन्फोर्स भी कर सकते हैं। देखिए ना, कुछ उसूल की बातें हैं जिनको आप इन्फोर्स कर सकते हैं, उसके लिए आप उसकी कोई पेनल्टी भी रख सकते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने ये कहा कि 10 बजे के बाद घर में टीवी नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई डिफरेंट भी हो। तो आपको पता लगा कि कुछ बच्चों ने वायलेट कर दिया इसको, वो नहीं बात है। आप कहीं गए हुए थे शहर से बाहर, तो पीछे से पता लगा कि रात के 10 के, अच्छा, अब आपने उनकी तरबियत के लिए किया, आपने वो फोन उठाया, टीवी उठाया और उठा के उसको बंद कर दिया। उसने कहा ये 2 महीने टीवी नहीं चलेगा। अच्छा, इस सिलसिले में आपने बच्चों को डांटा नहीं? उन्होंने कहा देखो बेटा, कोई आपने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उनके साथ आप रूड नहीं हुए, आपने एक उसूल की बात की। देखिए, आपने बेटा तय किया था कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखें, चूंकि आपने उस उसूल को ब्रेक किया, लिहाजा उसकी पेनल्टी है कि ये 2 महीने इस कमरे में टीवी नहीं। एंड यू हैव टू प्रूव कि आप इस लॉ को समझ रहे हैं, और अगर मुझे यकीन हो गया कि आप इस लॉ को समझ गए तो 2 महीने बाद फिर टीवी यहां लगा देंगे। ठीक है। आपकी बात, बच्चों से कोई लड़ाई नहीं हुई, बच्चे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अब्बू बड़े सख्त हैं। बच्चों को ये पता लग जाएगा कि कानून के मुताबिक अमल करना है। अब ये वो बच्चा है जो रात के 1 बजे अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा होगा और सामने सुर्ख बत्ती आएगी और कोई पुलिस का, ट्रैफिक का सिपाही नहीं होगा और कोई रश नहीं होगा और वो मोटरसाइकिल लेकर रोक लेगा, क्योंकि आपने शुरू से रोल मॉडल करके उसको बता दिया है कि जब कोई कानून बन जाए, उस कानून को तोड़ दिया जाए, तो हमें कानून पर अमल इसलिए नहीं करना कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, हमें इसलिए अमल करना है कि वो कानून है। तो ये वो बच्चा जिसके घर में ये हुआ था, वो सड़क पर आकर फिर लाल बत्ती पर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, आपने बताया कि ये ज़िद्दी बच्चे हैं, इनको कैसे डील करना चाहिए, लेकिन एक साइड पे हम देखते हैं शरारती बच्चे जो ज़िद नहीं करते लेकिन शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो ज़िद वाली बात भी थोड़ी सी बीच में रह गई थी, क्योंकि हमारे मौजूद इधर उधर स्वे होते रहे। तो ज़िद में भी देखिए बात यह है कि ज़िद को बच्चा जो है ना, वो हमारी तरह का चालाक नहीं होता, कि जो मैनिपुलेटर नहीं होता। देखिए ना, मैं आपसे कोई बात करूं तो मैं बड़ा होने की वजह से ना मैंने इतनी चालाकियां सीख ली हैं कि हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं उसका वो मतलब ना हो। सही। और मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी बुनियाद पर मैं कोई बात कर, हम बड़े ही चालाकियां सीख जाते हैं। अच्छा, बच्चे ये चालाकियां नहीं सीखते। बच्चे बुनियादी तौर पर शुरू में, खास तौर, बाद में फिर हमको सिखा देते हैं, उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे शुरू के अंदर जिस बात को मानते हैं वो लॉजिक है, उसूल है। लिहाजा जो बच्चे जिद्दी हैं उनको स्नब करने का एक तरीका ये, चुप करो, अगर तुमने ये ना किया तुम्हारे मुंह पे मैं थप्पड़ मारूंगी, और अगर तुमने ये ना किया मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूंगी, खबरदार जो शरारत। तुम क्या, किस किस्म के बच्चे हो तुम? ये पड़ोसियों के बच्चे देखो कैसे आराम से बैठे, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? तुम्हारा भाई देखो आराम से बैठ के पढ़ रहा है, तुम चुप करो, और आप उसको स्नब कर रहे। अब हम समझ रहे हैं कि ये हमने बहुत जबरदस्त बच्चे की तरबियत कर ली, लेकिन बच्चे को जो चीज चाहिए ना, वो लॉजिक चाहिए। जो जिद्दी बच्चे हैं ना, जो जिद करते हैं, उनके साथ आप उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से जिद्दी एडल्ट होते हैं। ठीक है। आप एक महकमे दफ्तर में काम करते हैं, वहां 2 लोग हैं, उनमें से एक जिद्दी है ना, एडल्ट, तो आप उसका कैसे बात करते हैं? आप उसे कहते हैं देखिए बात सुने, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। इसी तरीके से वो बच्चे जिनको आप समझते हैं कि जिद्दी हैं, उनके साथ निगोशिएट कीजिए, उनको एज एन एडल्ट ट्रीट कीजिए, टाइम निकालिए और उनसे बात कीजिए। ठीक है। और बात की, फर्ज करें एक बच्चा मुसलसल उसका रवैये के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि आपके नॉर्म्स के साथ क्लैश कर रही हैं और आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो उसके लिए आइडियल ये है कि उसके लिए टाइम निकाला जाए और उसके साथ कम्युनिकेट और उसको लॉजिक की बुनियाद पर बताया जाए कि देखो बेटा, ये आपके ये काम करने से, उसमें प्लीज आप याद रखिएगा,
सबसे अहम बात इस गुफ्तगू में ये है कि हमने उस बच्चे को साबित नहीं करना कि तुम बुरे हो या तुम गलत हो या तुम ठीक नहीं हो। ठीक है। हमने बच्चे को ये समझाना है कि ये जो आपने काम किया है ये काम ठीक नहीं है। ठीक है। यानी ये नहीं हम कह रहे कि आप चोर हैं, हम कह रहे हैं कि लेकिन आपने बेटा मामा के बटुए से पैसे निकाल लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोर हैं, किसी वजह से आपने ये काम किया कर लिया। ये दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप बच्चे को चोर लेबल करेंगे तो फिर उसकी तरबियत बंद हो गई। जब आप उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो तुमसे हो गया है ना, कि किसी वजह से तुम्हें तो हो सकता है तुम्हें कुछ स्कूल में कुछ चीज चाहिए हो सकता है तुमने किसी गरीब की मदद करनी हो, हमें क्या पता भाई, हो सकता है तुमने किसी भूखे को खाना खिलाना हो, आपके स्कूल में हो, तो बहुत सारी ऑप्शन। तो आपने सोचा कि मम्मी के बटुए से पैसे निकाल दें। तो जब भी हम बच्चे से नेगोशिएट करें तो जिनको हम जिद्दी बच्चा कह रहे हैं, तो उनको लेबल करने की बजाय, उनके बारे में जजमेंटल होने की बजाय, उनके बारे में अपनी हतमी राय ठोंस के ये फैसला करने कि ये बिल्कुल ये तो हमारे काम से गया, इसकी बजाय आप उस बच्चे के उस एक्ट को डिस्कस करें कि यार किसी वजह से ना ये तुम बटुए से पैसे 2-3 दफा तुमने निकाले, इसको जरा देखें कि यार ये क्या चीज है। तो उसमें आप उसको बुरा नहीं कह रहे, उसके एक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा अर्ज करूं, जैसे आपने समझाने की कोशिश की, सबसे खतरनाक काम समझाने की कोशिश करना होता है, लेकिन सबसे जरूरी काम समझने की कोशिश करना होता है। जिसको आपने समझाना है ना, आप उसको समझा ही नहीं सकते जब तक आप उसको समझ नहीं सकते। देखिए ना, एक आदमी सिगरेट पी रहा है, एक आदमी नशा कर रहा है, एक आदमी मुसलसल एक मुसीबत में पड़ा हुआ है। आप देखिए ना कि हम कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके मुंह से बदबू आए, कोई भी नहीं चाहेगा उसको मैदे का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर हो, कोई भी नहीं चाहेगा। डिब्बी पे लिखा हुआ है कि ये कैंसर करता है, लेकिन वो सिगरेट पिए जा रहा है। तो अब उसको हम समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे बहुत जरूरी ये है कि पहले हम उसको समझें तो सही। तो समझाने के अमल में आप एक तकरीर करके वापस आ जाएंगे, और वो तकरीर ऐसे ही होगी कि जैसे वो होता है ना, आपने प्लास्टिक का कोई शर्ट पहनी हुई और उसके ऊपर बारिश गिर रही हो, तो वो तो सारे कतरे बह जाती है। और एक बहुत जबरदस्त मिसरा है फैज का कि जिस तरह बंद दरीचों पे गिरे बारिश संग। दरवाजे जब बंद होते हैं तो बाहर जो भी बारिश होती है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खासतौर पर बच्चों में, दरवाजा तो उनका बंद होता है। आप कभी ट्राई करके देखें कि जब बच्चा आता है ना जो बहुत बुरे बिहेवियर के साथ, बस मैं समझाती हूँ, मतलब जितनी देर आप बोलते जाते हैं ना, तो बच्चे ने हिसाब लगाया होता है कि ये मामा या बाबा या टीचर, ये 15 मिनट है, बस ये औखा सौखा गुजारा करना है। वो 15 मिनट कभी इधर देख कर, कभी इधर देख कर, कभी सर को जाकर वो गुजार, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपकी कम्युनिकेशन समझाने से ज़्यादा समझने पर फोकस करें, अच्छी कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप कम बोलें और दूसरा ज़्यादा। जैसे अब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, तो मैं अच्छी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। नहीं डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी अच्छी बातें सीखने का मौका मिल रहा है, और वो ऐसी बहुत सी बातें जिनका पता ही नहीं है, आपके थ्रू उन तक हम पहुंच पाएंगे। अभी यहाँ पर वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद भी मज़ीद इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए।